नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है बिहार चुनाव को लेकर। देखिए, अक्टूबर के पहले हफ्ते में घोषणा हो सकती है चुनाव को लेकर और कहा यह जा रहा है कि नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। मतदाता सूची पर तेजी से काम भी जारी है। सत्यापन के लिए कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है और ये हलचल देखिए चुनाव आयोग की तरफ से तय किए गए कार्यक्रम से मिल रहे हैं, जिसके मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते की चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के मध्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो चुनाव आयोग से मिल रहे संकेत और विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही सरगर्मी को लेकर के पूरी जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। चुनाव आयोग में हलचल तेज होने से अब साफ साफ ये इशारा मिलने लगा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और ये भी माना जा रहा है कि नवंबर के मध्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग लगातार सक्रिय है और मतदाता सूची पर लगातार काम जारी है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच भी की जाएगी और जो गलत है उस पर सुधार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, चुनाव के लगातार हलचल के बीच में खबर यह भी मिल रही है कि जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन को लेकर जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं, उससे जो संकेत मिल रहा है उससे साफ है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी घोषित हो सकता है। और चुनाव आयोग ने जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जो कार्यक्रम की शुरुआत की है और उसके मुताबिक जो पुनरीक्षण और सत्यापन का काम 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की जो तारीख तय की गई है वो है 30 सितंबर। और इसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 1 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं। अब तक जो परिपाटी रही है, तो इसी से यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी घोषित हो सकती है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसके बाद नवंबर के मध्य तक राज्य में विधानसभा चुनाव भी कराने की तैयारी की जा रही है, ऐसे जानकारी मिल रही है, जो ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है और उसके हिसाब से जो आकलन किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के मध्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है, जिसे लेकर बिहार के सियासी हलके में हलचल तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल पहले से ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव के इस हलचल के बाद राजनीतिक दलों की तैयारी में और भी तेजी आ सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, चुनाव आयोग द्वारा जो दिए जा रहे हैं संकेत, उससे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और नवंबर के मध्य में ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। और इसी वजह से आपको बताते चलें, देखिए 4 महीने का कैलेंडर जारी है। 25 जून से 27 जुलाई तक बीएलओ को वोटर लिस्ट मिल जाएगी और देखिए 27 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी और 1 अगस्त 2025 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। वहीं 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक यहाँ पर दावा आपत्तियां जो है वो ली जाएंगी और 25 सितंबर तक दावा आपत्तियों का निष्पादन होगा। वहीं 30 सितंबर वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए चुनाव आयोग की तैयारियों को दरअसल देखते हुए ये संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन को लेकर जो कार्यक्रम तय किए हैं, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, ये इशारा मिल रहा है कि और इस खबर के बाद देखिए तमाम सियासी दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आने लगी हैं। चुनाव आयोग जब भी बिहार में चुनाव करने का ऐलान कर दे, राष्ट्रीय जनता दल जनभावनाओं के अनुरूप कमर कस के बैठी है। राष्ट्रीय जनता दल डोर टू डोर अपना संघर्ष जनता के सवाल को लेकर करके जनता के बीच में है। सब लोग को पता है कि बिहार की आवाम इंतजार कर रही है कि सरकार कब बदली जाए, तब बिहार बदलेगा। तो चुनाव आयोग के बारे में जग जाहिर हो चुका है।
सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। बिहार में चुनाव संभावना है कि जल्द से जल्द हो सकती है। बिहार चुनाव आयोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, दिल्ली चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, कम से कम बिहार में इस तरह से स्वतंत्र रूप और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करें कि उन पे कोई उंगली ना उठा सके और लोकतंत्र की पहरी बन के एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करे कि ताकि बिहार में एक अच्छी सरकार आए जो काम कर सके बिहार के लिए। ये चुनाव आयोग का शायद संस्था है और जब भी निर्णय चुनाव आयोग लेता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन हम गांव, गरीब, किसान, कमजोर वर्ग के लोगों में काम करते रहते हैं, अपने महापुरुषों को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। तो खुशी की लहर होगी जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा। हम चुनावी मोड में रहते हैं, हम आम के काम करते हैं, तो एक खुशी की लहर कार्यकर्ता में भी है और आम जनता में भी है कि चुनाव जब भी होगा तो हम अपने नेता के पक्ष में अपने मतदान करेंगे। चुनाव तो ड्यू है, 2025 के नवंबर तक चुनाव करा लेना है और इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। अपोजिशन को भरोसा नहीं है। अपोजिशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन में जिस तरह का आरोप लगाया और जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को खराब करने की कोशिश हुई, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन प्रिकॉशंस लेकर के चले और बहुत अच्छा है चुनाव की पूरी तैयारी हो और जो लोग चुनाव से भागना चाहते हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव बहुत करीब है और जनता एक मरतबा फिर उनको रिजेक्ट करने जा रही है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एक बार फिर बिहार दौरे पर पीएम आ रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में प्रचार अभियान काफी तेज होगा, जिसमें सभी 9 प्रशासनिक प्रमंडलों में देखिए यहां पर रैलियां करने की भी उम्मीद है। साथ ही 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर के बीच सघन प्रचार अभियान होगा। तो चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य भी है और इस खबर के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ एनडीए ने इसका स्वागत करके काफी ज्यादा उत्साह जताया है, तो वहीं विरोधी दलों ने पीएम के दौरे पर निशाना साधा है। जी, देर से ही सही, आपने ये तो स्वीकार किया कि एनडीए में कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कद का हो और इसी डर से आप खुद बिहार में उतर गए चुनावी प्रचार करने के लिए 9 प्रमंडल में, और सुनने में आ रहा है कि विधानसभा में भी करेंगे। आपको डर तो समाया तेजस्वी जी का, आप समझ गए कि अगर तेजस्वी जी से बिहार में लड़ना है तो आपको मोर्चा संभालना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मोर्चा संभाल लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार में, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने ठाना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में प्रचार तेज कर भी देना चाहिए। बड़ी बुरी स्थिति है। आप देखिए ना, सिवान वाली रैली में जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी सेविकाएं, इन सबको जबरदस्ती बसों में बैठा कर भेजा गया। बस स्टैंड से डीटीओ और एडीटीओ जबरन बसों को कब्जे में ले लेकर सिवान भेज रहे थे। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। बुरी गत है, इसलिए उनको बहुत मेहनत करनी है। खुशी की बात है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, और एनडीए की तो यही एकजुटता की खासियत भी है ना कि लगातार हम लोग सब आदमी मिल करके काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 में हम लोग 225 सीट अगर जीतेंगे, तो इसका कारण भी यही है। ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कह दिए हैं। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में इतना दौरा किए। नहीं तो अब तक तो लोग दिल्ली के लुटियन जोन से निकल ही नहीं पाते थे, और आज प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो बिहार को कई सौगात देते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने पहले शिलान्यास किया, अब उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम काम किए हैं, इसलिए अपने काम को, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। आज तक तो लोगों ने केवल रैला किया था, किया कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को 50वीं आपातकाल की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। आज देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराना है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आम नागरिकों तक पहुंचकर जानकारी देंगे। इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा। आज की युवा पीढ़ी को बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। 1962 में चीन से युद्ध की वजह से देखिए, ये आपातकाल को समझाने के लिए एक
अलग से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर आपातकाल क्यों लगाया गया था और उस दौरान जब आपातकाल लगाया गया था तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, पत्रकारों पर सेंसरशिप था और उस वक्त बुरा हाल था देश का। और उन्हीं घटनाओं को बीजेपी सभी को बताएगी कि उस दौर में क्या हुआ था। आज की युवा पीढ़ी को इमरजेंसी की सालगिरह पर देखिए बीजेपी ने, कांग्रेस ने निशाना साधा है और इधर सत्ता की भूख में किस तरीके से एक परिवार ने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। आम नागरिक, प्रेस और कोर्ट के अधिकार को सीमित किया अपने स्वार्थ के लिए। आज भी कांग्रेस की यही मंशा है, सत्ता के लिए संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था का गला घोटना चाहती है। देश में काला अध्याय लिखा गया, किस तरह से एक परिवार ने सत्ता की भूख में देश को इमरजेंसी में झोंक दिया, लाखों आम नागरिक को जेल में भेज दिया। आम नागरिक हो, प्रेस हो, कोर्ट हो, सभी के अधिकार को निलंबित करने का काम किया। और यही सत्ता की भूख आज भी कांग्रेस में बड़ा स्पष्ट दिखती है। जब भी उन्हें मौका मिलता है, संविधान अथवा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने से वो नहीं चूकते। और देखिए, इमरजेंसी की सालगिरह पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और पीएम मोदी ने लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन देखिए भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। तो देखिए, संविधान हत्या दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को मना रही है, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, ये जो खबर है गोपालगंज से मिल रही है, जहां पर नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री का भंडारण किया जा रहा है और तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी से आने वाली बाढ़ को लेकर तैयारी तेज हो गई है। गोपालगंज में जल संसाधन विभाग के अलावा जिला प्रशासन की टीम इस वक्त तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग से जुड़े तमाम मटेरियल को स्टॉक करने में जुटी हुई है। ये गोपालगंज के धूप सागर के पास की तस्वीर है, जहां पर एसी बैग में बालू भरे जा रहे हैं और तटबंध पर स्टॉक किया जा रहा है। बरसात से पहले ये तैयारी जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की चल रही है, ताकि किसी तरह की बांध में जब रिसाव हो या फिर तटबंध पर किसी तरह का पानी का दबाव हो, तब एसी बैग से उसकी मरम्मत का कार्य किया जा सकेगा। ऐसे में जो ये तमाम मजदूर हैं वो दिन रात एसी बैग में बालू भरने के काम में लगे हुए हैं। किस तरह की ये तैयारी है? एसी बैग में बालू कसा जा रहा है। क्या होगा फिर? ये जब बाढ़ ज़्यादा आएगा है उस पर फेंका जाएगा, तटबंध खतरा होगा तो। खतरा होगा तो तैयारी पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। कितना अभी बैग आप लोग तैयार कर रहे हैं? 1000। धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भी हो रही है और जैसे जैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की तैयारी मुकम्मल होती जा रही है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम फ्लड फाइटिंग और बाढ़ से जुड़े तैयारियों पर लगी हुई है। लगातार तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग का निगरानी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बिहार के रोहतास जिले में वैसे तो घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं, लेकिन जिले के तेलुथू प्रखंड स्थित कैमूर पहाड़ी के कोख में बसी मां तुतला भवानी धाम की बात ही निराली है। यहाँ के मनोरम दृश्य देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। खास करके बारिश के बाद मां तुतला भवानी धाम की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हरे रंग की चादर ओढ़े और प्राकृतिक श्रृंगार से ओतप्रोत मां तुतला भवानी धाम का प्राकृतिक श्रृंगार सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये अद्भुत नज़ारा तुतला भवानी वाटरफॉल का। पहाड़ों की खूबसूरती जो है वो लोगों को आकर्षित करती है।
तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, दूर दराज से यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए जाते हैं इस वाटरफॉल को देखने के लिए। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है रोहतास का। सर बहुत अच्छा लगा, हम यूपी से आए हैं, घूमने के लिए ही आए थे, बहुत अच्छा लगा। हाँ चालू हो गया है। हाँ उसका मजा लीजिए। इसमें क्या खासियत क्या लगा? खासियत ये है कि ये झरना है, बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा लगता है, मंदिर भी अच्छा है, दर्शन भी करो, नहा भी सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा है। घूम के बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार के साथ? हाँ परिवार के साथ हैं, बच्चे 2 आए हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। हाँ इससे पहले भी आप आए हैं या फर्स्ट टाइम? नहीं फर्स्ट समय आए हैं। पहली बार आई हैं? हाँ। पहली बार का कैसा अनुभव था आपका? अच्छा था। कहाँ से आई हैं आप? बलिया यूपी से आए हैं। और अगली खबर नवादा से है, जहां पर हल्की बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। बारिश की वजह से रोह बाजार में जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि नाला नहीं बनने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है और परेशान लोग नगर निगम से नाला निर्माण करके इस परेशानी से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति सड़कों पर, और आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोह बाजार का ये जो शिव रोड है का जो ये थोड़ा सा भी बारिश होता है तो इसमें पानी का जमाव हो जाता है और सारा दुकान में पानी घुस जाता है और इसमें लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। रोह बाजार में नाला नहीं बनने से दुकानदार भाइयों को और राहगीरों को और बाजार करने वाले सभी बंधुओं को बहुत परेशानी होती है और हम लोग को तो बहुत परेशानी है, कस्टमर को आने जाने में भी बहुत दिक्कत होता है नाला नहीं बनने के कारण। और यह नाला कम से कम 4-5 साल से पड़ा हुआ है। नवादा से बड़ी खबर, ठनका गिरने से किसान की मौत हो गई है। जोगिंद्र सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। खेत में काम करते समय यह हादसा हुआ है और घटना के बाद अब देखिए परिजनों में कोहराम मच गया है। महानंदपुर गांव में ये घटना घटी है। तो देखिए जब भी बारिश हो तो कोशिश करें आप कि बाहर खुले आसमान के नीचे ना रहें। ठनका गिरने से कई बार मौत हो जाती है। यहाँ पर देखिए किसान की मौत हो गई है। जोगिंद्र सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है और कई बार ठनका गिरने से घायल भी लोग हो जाते हैं। तो ऐसे समय में कोशिश करें चार दीवारी के नीचे ही रहें। अब देखिए परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। महानंदपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। धान का बीज बिचड़ा बोयाने के लिए बोवा के उधर से लौट रहे थे, वर्षा आया, चलते आ रहे थे, वही समय वज्रपात हुआ। इन पर डायरेक्ट तो नहीं गिरा, बगल में गिरा है, इनका वहीं मौत हो गया। तो ऊपर से स्कूल वाले सूचना दिए गांव में कि इस प्रकार से घटना हो गया है। गांव से पूरा व्यक्ति लौटे, दौड़े वहां से, तो देखते हैं तो गिरे हुए हैं। हम लोग आनंद फानंद में उठा के इनको सदर हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ रिजल्ट मिला कि मृत है। बक्सर से बड़ी खबर, उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। ट्रक से लाखों रुपए की शराब जब्त की गई है। चारा और चप्पल के बीच शराब तस्करी की गई। देखिए पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगरा से बिहार लाई जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग ने चेक पोस्ट पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी सफलता है उत्पाद विभाग की और कड़ी कार्रवाई भी। ट्रक से लाखों रुपए की शराब जब्त की गई है। बड़े ही चालाकी से चारा और चप्पल के बीच में शराब तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आगरा से बिहार शराब लाई जा रही थी। बक्सर में शराब तस्कर शराब तस्करी के लिए नए नए तरीके का उपयोग कर रहे हैं। इस बार बक्सर उत्पाद विभाग की पुलिस ने पशु चारे और चप्पल से भरे हुए ट्रक के बीच में शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बक्सर वो जिला है जो बिहार का पहला जिला है और उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण जो तस्कर होते हैं, जो शराब की तस्करी करते हैं, वो बक्सर जिला से होकर के बिहार में शराब को तस्करी करते हैं। और बक्सर जिले के उत्पाद विभाग की पुलिस ने इस बार 20 लाख रुपए के ऊपर के मूल्य को शराब को जब्त किया है। चौंकाने वाली बात है कि जो तस्कर हैं वो पशु चारे के बीच में शराब की तस्करी करने के फिराक में थे। जो दूसरी ट्रक की बड़ी खेप पकड़ी गई है उसमें चप्पल भरा हुआ था। स्लीपर के बीच में जो शराब की बड़ी खेप है वो उसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी। और उत्पाद विभाग की पुलिस ने दोनों तस्करों के गिरोहों को पकड़ा है और भारी मात्रा में तकरीबन 20 लाख रुपए के ऊपर के शराब को जब्त किया गया है। और इस पूरे मामले में उत्पाद विभाग की पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर।
पूरे भारत में युवाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीणा सिंह ने यह बताया कि पटना एम्स में पिछले कुछ सालों में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने की चाह में कई युवा जो हैं अपने नाक को, होठ को, गले को और यहाँ पर ब्रेस्ट की भी प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। एम्स में देखिए पहले एक महीने में महज 4 से 5 मरीज सर्जरी के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब हर महीने 20 से 25 युवा युवतियां जो हैं वो यहाँ पर सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो एस्थेटिक सर्जरी है, जिसको आमतौर पे लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की भाषा से जानते हैं, वो बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच आ रहा है क्योंकि इसके पेशेंट्स बहुत हो रहे हैं। उसी तरह से हमारे एम्स में भी अभी रिसेंट कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि जो ये एस्थेटिक सर्जरी का जो पॉपुलेशन है, लड़के हो या लड़कियां हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।